गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो सभी लोग? एकदम बढ़िया। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे बोर्स मॉडल के फोर्थ पोस्टुलेट। तो इससे पहले हमने थ्री पोस्टुलेट के बारे में पढ़ लिया था बोर्स मॉडल के। तो बोर्स मॉडल जो है वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल दिया है नील्स बोर ने, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो आज हम पढ़ लेते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में। चार पॉइंट हमने पढ़ लिए थे, फिफ्थ पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू बोर्स, while revolving in a particular orbit, an electron neither gain energy nor destroy energy। मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रिवोल्यूशन करता है तो वो ना तो अपनी एनर्जी को लूज करेगा, ना एनर्जी को गेन करेगा। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रिवोल्यूशन करता है ना, तब की बात है। मतलब इलेक्ट्रॉन नाइदर गेन एनर्जी नॉर डिस्ट्रॉय एनर्जी व्हेन इट रिवॉल्व इन ए पर्टिकुलर एनर्जी लेवल और इन ए पर्टिकुलर सेल। ये हमने बना दिए इसके एनर्जी लेवल और ये सेल बना दिए। अब ये इलेक्ट्रॉन है सपोज यहाँ पे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर रिवोल्यूशन करेंगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन ना तो अपनी एनर्जी को लूज करेंगे, ना एनर्जी को गेन करेंगे। मतलब ये अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज नहीं करेंगे तो अपनी ऑर्बिट के अंदर रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, अपनी एनर्जी को गेन नहीं करेंगे तो अपनी ऑर्बिट के अंदर ही बने रहेंगे। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर द कॉल्ड एनर्जी लेवल। इनको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल। सो दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल इन केस ऑफ नील्स बोर मॉडल। सो वी हैव द नेम सेल टू द स्टेशनरी एनर्जी लेवल। तो ये जो सेल्स है ना जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं? स्टेशनरी एनर्जी लेवल। दीज आर आल्सो कॉल्ड स्टेशनरी एनर्जी लेवल और दे आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। इनको एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, स्टेशनरी एनर्जी लेवल भी इनको हम बोल सकते हैं। तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा नाइन्थ क्लास के अंदर के एटम के अंदर जो सेल्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं हमें, तो ये फर्स्ट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट। आप सभी लोगों को पता होगा। और फर्स्ट ऑर्बिट को हम के से लिखते हैं और इसके लिए n इक्वल टू 1 होता है। सेकेंड ऑर्बिट, इसके लिए n इक्वल टू 2, इसको L कहते हैं। n इक्वल टू 3 फॉर थर्ड ऑर्बिट और थर्ड एनर्जी लेवल, एंड इसको m नाम दिया हुआ है, m सेल नाम दिया हुआ है। इसी टाइप से n इक्वल टू 4, इट इज द फोर्थ सेल और n सेल। तो ये आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा। और न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इसमें क्या मिलते हैं? हमें प्रोटॉन मिलते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ आर वी के वी एंड पीई एंड द टोटल एनर्जी। आर यहाँ पे है रेडियस ऑफ द एटम। अगर हमें एटम की रेडियस फाइंड करनी है, अगर एटम किसी भी ऑर्बिट के अंदर रिवोल्यूशन कर रहा है, अगर ऑर्बिट के अंदर रिवोल्यूशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, तो इस एटम की कुछ ना कुछ रेडियस होगी। उस रेडियस को हम कैसे फाइंड करेंगे? उसकी इस ये इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करेगा, रिवोल्यूशन करेगा, तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करनी है। इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, फाइंड करनी है हमें। देन टोटल एनर्जी हमें फाइंड करनी है। इस एटम की हमें क्या करनी है? रेडियस फाइंड करनी है। मतलब ये जो सेल है ना, इसकी हमें क्या फाइंड करनी है? रेडियस फाइंड करनी है। मान लो अगर इलेक्ट्रॉन इस सेल के अंदर है तो इसकी ये रेडियस हो जाएगी न्यूक्लियस से। ठीक है ना, ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। ये हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूलेस दिए रखे हैं, वो आप सभी लोगों को फॉर्मूले लर्न करना है, याद करना है, बाय हार्ट करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रेडियस के लिए। तो किसी भी सेल की रेडियस अगर हमें फाइंड करनी है तो फॉर्मूला लगाएंगे R इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई z एंगस्ट्रॉम। दिस इज द रेडियस, दिस इज द formula to find the radius of the electron present in a particular cell। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर सेल में प्रेजेंट है तो उसके लिए अगर हमें उसकी रेडियस फाइंड करनी है तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ये हमने दिया है एंगस्ट्रॉम में। और एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। आजकल ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली जो डिस्टेंस,
ये किस में रिप्रेजेंट की जाती है, नैनोमीटर में रिप्रेजेंट की जाती है। तो अगर हमें नैनोमीटर में अगर हमें रेडियस लिखनी है तो हम क्या फॉर्मूला लगा देंगे, 0.0529 इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 नैनोमीटर। तो आई थिंक द फॉर्मूला इज वेरी क्लियर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसका डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में। अब एक ये बात आपको दिमाग में अच्छे से याद कर लेनी है, अच्छे से डाल लेनी है कि जो बोर मॉडल है ना वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए अवेलेबल है, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए अवेलेबल नहीं है, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब यहाँ पे ये है कि अगर किसी भी एटम के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है ना बच्चा, अगर किसी भी एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके लिए ये मॉडल एप्लीकेबल होगा। अगर मल्टी एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एटम के अंदर तो उसके लिए ये मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 11 होते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी, अगर न्यूट्रन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात कर लेते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें 11 होंगे, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसमें देखो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, तो बोर मॉडल सोडियम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ये बात आपको याद रखनी है। अब हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर क्या है, सिर्फ एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल है। अगर मैं बात करता हूँ हीलियम के लिए, तो हीलियम के पास में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर मैं इसको लिख देता हूँ He+, He+ का मतलब क्या हुआ, जब हीलियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, हीलियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो क्या बनता है, He+ बनता है। अब इसके लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल है। इसी टाइप से मैं लिख देता हूँ लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ Li++, इसका मतलब क्या हुआ, लिथियम जब 2 इलेक्ट्रॉन देता है ना, डोनेट करता है, तो इसके ऊपर +2 चार्ज आता है, तो इसके लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल है। इसी टाइप से मैं लिखता हूँ बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। इसके लिए अगर मैं बात करूँ कि इसके लिए एप्लीकेबल है क्या, नहीं है। क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, अगर बेरिलियम 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है, 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, तो इसके ऊपर 3 प्लस के चार्ज आ जाएंगे, तो इसके लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल है। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो जब ऑर्बिट में घूमता है, रिवोल्यूशन करता है, सेल के अंदर रिवोल्यूशन करता है, एनर्जी लेवल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करता है, तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी से आप लोग समझ गए होंगे, वेलोसिटी से हम यहाँ पे स्पीड भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला है 2.18 इंटू 10⁶ जेड डिवाइडेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखो इस फॉर्मूले में ये बता देता हूँ आपको, एन और जेड क्या है। यहाँ पे जेड होता है एटॉमिक नंबर, जेड इक्वल टू क्या है, एटॉमिक नंबर। जितने भी फॉर्मूले हम यूज करेंगे उनमें अगर जेड कहीं पे भी आता है उसका मतलब क्या होगा, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल। एन मतलब नंबर ऑफ सेल। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी, यहाँ 1 हो जाएगी, और उसका वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, सपोज यहाँ पे मैं एक डायग्राम, ये डायग्राम बना हुआ है, और ये सपोज ये हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, और ये इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर ही है इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, दिस इज द फॉर्मूला, v इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ जेड डिवाइडेड बाई एन। तो मैं लिखूंगा इसको 2.18 इंटू 10⁶, जेड की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, जेड मतलब होता है एटॉमिक नंबर, और हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर क्या है, 1, डिवाइडेड बाई एन का मतलब है नंबर ऑफ सेल, जिस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलता है। जैसे अभी हमने डायग्राम में बताया था, फर्स्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए एन की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1,
यहाँ लिखेंगे मीटर पर सेकंड। तो इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल, Vn का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth सेल। तो वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास में 2.18 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से अगर हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी सेल के अंदर मौजूद है और उसकी हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में होता है, इफ एनी पार्टिकल इन मोशन, देन द एनर्जी पोसेस्ड बाय द डेड पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ये आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट। जब भी कोई भी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, कोई भी पार्टिकल चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, अगर वो मोशन में होगा तो उसकी वजह से इसमें कुछ क्या होगी, एनर्जी होगी। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करने का फॉर्मूला है, किसी भी सेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है वो रिवोल्यूशन कर रहा है, तो रिवोल्यूशन करेगा तो उसमें क्या होगी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो उस काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करने का फॉर्मूला के ई इक्वल टू 13.6। के ई का मतलब है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है, काइनेटिक एनर्जी को हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया है। तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे जेड क्या है, अभी हमने बताया था, जेड इक्वल टू एटॉमिक नंबर एंड एन इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। इसी टाइप से हम पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं पीई से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। -2 इंटू क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो मैं इसको वापस से लिख देता हूँ, ये लिख दिया हमने पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर। देखो 2 से मल्टीप्लाई करना है, -2 से मल्टीप्लाई करना है काइनेटिक एनर्जी को, तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी का, जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो nth सेल के अंदर रिवोल्यूशन कर रहा है, जैसे एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन nth सेल में मतलब फर्स्ट सेल के अंदर रिवोल्यूशन कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो जब ये nth सेल के अंदर रिवोल्यूशन करेगा तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी। इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम होता है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम सम कर दे, दोनों को जोड़ दे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है वो हमें ध्यान रखना है। तो टोटल एनर्जी का हम फॉर्मूला ऐसे डिराइव भी कर सकते हैं, जिससे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख दो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखो। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी के लिए, ये फॉर्मूला लिख दिया हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो हमारे पास में टोटल एनर्जी मिल जाएगी। और टोटल एनर्जी कितनी आएगी, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे हम -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे हम इसकी टोटल एनर्जी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो यही अभी हमने बताया। तो जैसे 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 इलेक्ट्रॉन, जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी सब क्या होगी, कम होगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती है, वैसे वैसे इस इलेक्ट्रॉन की क्या, जैसे मान लो एक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवोल्यूशन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवोल्यूशन कर रहा है, इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो nth सेल में है ना, जो n सेल के अंदर है इलेक्ट्रॉन, जो इस सेल के अंदर है, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी, और इसकी
टोटल एनर्जी भी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन दैट इज रिवॉल्व इन फर्स्ट सेल। जो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, उसके कंपैरिजन में जो फोर्थ सेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन कर रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इसकी टोटल एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। और इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं बाय द फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूले से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो फॉर्मूले से हम कैसे प्रूफ करेंगे? वैल्यू पुट करके हम इसको, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर हमें निकालनी है, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे -13.6 इंटू इंटू जेड का, जेड स्क्वायर का मतलब है नंबर, एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम का डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बताई हुई है, ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है हाइड्रोजन एटम के लिए। ये फर्स्ट सेल है जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये n=2 है, ये n=3, n=4। ठीक है, ये मैंने जो पॉइंट लगाया है ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये तो मैंने आप लोगों को बताने के लिए बताया है कि ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल एंड ये फोर्थ सेल है। तो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर, समझ में आया होगा आपको। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन का, अगर हम अब इसमें टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं, जैसे मैं इसकी टोटल एनर्जी फाइंड करता हूँ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी में फाइंड करता हूँ, तो कैसे करूंगा? -13.6 इंटू जेड की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू 1, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ये लिखा हुआ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये के सेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी एनर्जी इतनी होगी। इसी टाइप से मैं एल के लिए निकाल लेता हूँ। तो एल के लिए निकालूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा -13.6 इंटू जेड की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाई, अब देखो सेकंड सेल है ना, तो इसके लिए एन की वैल्यू क्या लिखेंगे? इसके लिए एन की वैल्यू लिखेंगे 2, और यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास में निकल के -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी टाइप से अगर मैं n=3 के लिए करता हूँ, n=3 इसका मतलब क्या हुआ? m सेल। तो m सेल के लिए करेंगे तो फॉर्मूला तो वही लगाएंगे 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए मैं 1 लिख रहा हूँ डायरेक्ट ही। आप यहाँ पे स्क्वायर भी लगा सकते हैं, स्क्वायर लगाएंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। इंटू यहाँ पे क्या कर देंगे? 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो इस वैल्यू को इसको किससे डिवाइड करेंगे? 9 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास में वैल्यू निकल के आएगी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी टाइप से n=4 सेल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो -13.6 इंटू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 16। तो इस वैल्यू को किससे डिवाइड करेंगे? हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू निकल के आएगी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है, इसमें जो एनर्जी है ना, एनर्जी भी बढ़ती जाती है। देखो यहाँ पे एनर्जी है सिर्फ 13.6, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो उसकी एनर्जी मिलेगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन इस सेल में है, एम सेल के अंदर है, तो उसकी एनर्जी होगी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल में मिलता है तो इसकी एनर्जी मिलेगी हमें 8.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इससे आगे वाले सेल के अंदर है, एन के बाद में आता है ओ सेल, ओ, एन के बाद में जो सेल आएगा वो कौन सा होगा? ओ सेल। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ओ सेल के अंदर है तो उसकी एनर्जी और भी ज्यादा हो जाएगी, एन के कंपैरिजन में भी ज्यादा हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन सबसे इन्फिनिट सेल के अंदर है, किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम में इन्फिनिट नंबर में क्या हो सकते हैं? सेल हो सकते हैं। ए एटम कंटेन इन्फिनिट सेल। तो इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं कि फर्स्ट ऑर्बिट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, वो इन्फिनिट ऑर्बिट में भी हो सकता है। इन्फिनिट ऑर्बिट का मतलब होता है इन्फिनिट सेल। देखो ये जो है ना, ये जो मैंने ये चारों तरफ राउंड राउंड बनाया, इनको हम बोलते हैं सेल, इनको बोलते हैं ऑर्बिट, इनको बोलते हैं एनर्जी लेवल। जो बोर ने बताया था इनको स्टेशनरी एनर्जी लेवल, इसको स्टेशनरी एनर्जी लेवल बोलो या एनर्जी लेवल बोलो, एक ही बात है। इनको सेल भी बोलते हैं, इनको ऑर्बिट भी बोलते हैं, इसको एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब कभी मैं ऑर्बिट बोलूँ तो आप समझ जाना है ये सेल है या फिर ये एनर्जी लेवल की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं।
तो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं 6 पॉइंट की तरफ। 6 पॉइंट हमारे पास में क्या है, देखो हाँ एक और पॉइंट की मैं बात कर रहा था। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इन्फिनिट सेल के अंदर है तो उसकी कितनी एनर्जी होगी, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की हाईएस्ट एनर्जी होती है 0। कितनी होती है, 0। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर इन्फिनिट सेल के अंदर है, इन्फिनिट ऑर्बिट में है, सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट में, ऐसा ऑर्बिट जो सबसे क्या हो, सबसे लास्ट में हो, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, यस। तो हम बताने जा रहे थे कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इन्फिनिट ऑर्बिट के अंदर है, तो इन्फिनिट ऑर्बिट में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, इन्फिनिट ऑर्बिट के अंदर होगा, इन्फिनिट सेल के अंदर होगा। ठीक है, अब नंबर 6 है जो बोर ने बताया था। तो बोर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी एंड लूज एनर्जी। पहले तो बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन ना तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन एनर्जी देते हैं। लेकिन 6 पॉइंट जो है वो मॉडिफाइड पॉइंट है। मॉडिफाइड पॉइंट क्या है, इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो अकॉर्डिंग टू नील्स बोर इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले सकते हैं और वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। लेकिन एनर्जी जब ये लेंगे या जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ना, तो ये क्या करेंगे, वो अपनी ऑर्बिट के अंदर नहीं रहेंगे, फिर वो अपनी ऑर्बिट को छोड़ के या तो हायर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट के अंदर चले जाएंगे, या फिर अगर वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करते हैं तो वो लोअर एनर्जी लेवल वाले सेल के अंदर चले जाएंगे। कैसे, तो यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे सब ध्यान से देखना। जैसे ये फर्स्ट सेल है, दिस इज द फर्स्ट सेल, ये फर्स्ट सेल है जिसको हमने के से रिप्रेजेंट किया, दिस इज द सेकंड सेल, ये एन, इसको एल से, देन एम एंड एन। ठीक है, ये 4 सेल हमने इसमें बनाए हैं। अगर मैं किसी भी एटम को एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ, अगर इस एटम को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है एक्सटर्नल सोर्स से, तो अगर इस एटम को एनर्जी मिलेगी तो इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, इसको भी एनर्जी मिलेगी। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अगर इसकी एनर्जी इस फर्स्ट सेल की जो एनर्जी है वो सेकंड ऑर्बिट के एनर्जी के लेवल के बराबर हो जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके क्या आ जाएगा, सेकंड ऑर्बिट में आ जाएगा। अगर फर्स्ट ऑर्बिट को अगर हमने किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स को क्या दिया, एनर्जी दी, अगर उसकी एनर्जी थर्ड ऑर्बिट के एनर्जी के बराबर हो जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉन फिर फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं रुकेगा, वो जंप करके कहाँ आ जाएगा, थर्ड ऑर्बिट में आ जाएगा। इसी टाइप से अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो फर्स्ट ऑर्बिट में है, उसकी एनर्जी, उसको एनर्जी मिलने से उसकी एनर्जी किसके बराबर हो जाती है, वो फोर्थ सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना उनके बराबर हो जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी इस ऑर्बिट को छोड़ देगा और वो फोर्थ ऑर्बिट के अंदर जंप कर जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, समझ में आ गई हो तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो, यस सर दिस पॉइंट इज क्लियर। इसी टाइप से अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को लूज करता है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो अपनी फिर ऑर्बिट के अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि ये फोर्थ ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इन तीनों ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा है। जैसे जैसे हम इस साइड में बढ़ते हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है, पहले भी हमने बता दिया था। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं वैसे वैसे उनकी एनर्जी भी बढ़ती है। तो यहाँ पे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को लूज करता है, एनर्जी रिलीज करता है, अगर इसकी एनर्जी थर्ड ऑर्बिट के बराबर हो जाती है तो ये जंप करके थर्ड में आ जाएगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाती है तो ये जंप करके सेकंड में आ जाएगा, और इसी टाइप से ये इसकी एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट के बराबर हो जाती है तो ये जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट नील बोर ने बताया था अपने 6 पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एक्सेप्ट करता है तो ये जंप कर जाता है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्साइटेशन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं हम इसको, एक्साइटेशन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी टाइप से इफ एन इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी देन इट जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू, then it jump
अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करता है ना, तो ये क्या करता है, अपने हायर एनर्जी लेवल से, ये अपने हायर एनर्जी लेवल से किस में आ जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल के अंदर क्या करेगा, जंप करेगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डी एक्साइटेशन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। 6 पॉइंट, मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी गेन करता है, तो ये लोअर से हायर एनर्जी लेवल के अंदर आ जाएगा, और अगर ये एनर्जी को लूज करता है तो हायर एनर्जी लेवल से वापस लोअर एनर्जी के अंदर, लोअर एनर्जी लेवल के सेल के अंदर पहुंच जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स कोई भी टाइप की एनर्जी गेन करके हायर ऑर्बिट के अंदर नहीं चले जाएंगे, या एनर्जी को लूज करके लोअर एनर्जी के अंदर नहीं आएंगे। ये कैसे होता है, एनर्जी, एक पर्टिकुलर एनर्जी जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को मिलती है तभी ये क्या होते हैं, हायर एनर्जी लेवल के अंदर ट्रांसफर होते हैं। ऐसे नहीं कि इसको कुछ भी एनर्जी दे दी और ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में फर्स्ट को छोड़ के सेकंड में चला गया, थर्ड में चला गया, फोर्थ में चल गया, जहाँ मर्जी हुई इलेक्ट्रॉन की वहां चला गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मर्जी नहीं चलती है। इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी गेन की है, वो एनर्जी अगर सेकेंड ऑर्बिट के एनर्जी के लेवल से मैच हो रही है तो सेकंड में जाएगा। अगर उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ना, जितनी एनर्जी उसने गेन की है, वो अगर थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी लेवल से मैच हो रही है तो ही वो थर्ड ऑर्बिट में जाएगा। इसी टाइप से अगर फोर्थ में हो रही है तो वो फोर्थ में जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, देखो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे फर्स्ट सेल के अंदर, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, जिसमें -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, इसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और मिल जाती है। तो इसमें ऐड कर देता हूँ मैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐड कर दूंगा तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी -8.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे किसी ऑर्बिट की -8.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है क्या? अगर है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखो, हाँ सर -8.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, हमें मिल गई। नहीं है ना किसी की भी, तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन के काम की नहीं है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसके कोई काम की नहीं है। अब इसको अगर मान लो, एक एग्जांपल देके मैं बता रहा हूँ, इसको एनर्जी मिल जाती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, फर्स्ट ऑर्बिट में, इसको एनर्जी कितनी मिल गई, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल गई। तो अब इसके पास में एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसके पास में एनर्जी हो जाएगी, ये प्लस का साइन में लगा देता हूँ, इसको एनर्जी हमने दी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिली है। तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किससे मैच कर रही है, इस सेकंड ऑर्बिट से मैच कर रही है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिसेपेयर हो जाएगा, अब यहाँ पे नहीं रहेगा, वो कहाँ रहेगा, वो सेकंड ऑर्बिट में रहेगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो, यस सर दिस पॉइंट इज क्लियर। ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम की तरफ। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हैं। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे आपने विजिबल स्पेक्ट्रम देखा होगा, या आपने लोअर क्लासेस के अंदर भी सुना होगा कि जो स्पेक्ट्रम होता है ना, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के अंदर 7 कलर्स होते हैं। 7 कलर्स होते हैं, जो आपने 10th क्लास में लाइट चैप्टर में पढ़ा होगा, VIBGYOR। तो एक्चुअल में जो व्हाइट लाइट होती है ना, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट जिसकी प्रेजेंस में हम देख पाते हैं ऑब्जेक्ट को, वो क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स होती है। उस 7 कलर्स को हम सीक्वेंस में लिखते हैं VIBGYOR से। तो एक्चुअल में जो 7 कलर्स होते हैं वो व्हाइट लाइट, इसको हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम का मतलब होता है ऐसी वेवलेंथ जिसकी प्रेजेंस में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। ये स्पेक्ट्रम वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे इस सिलेबस में हम पढ़ेंगे बच्चों एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में। एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए इसको। बहुत ही सिंपल वे में मैं बता देता हूँ एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। कि जब किसी भी एलिमेंट के एटम्स को एनर्जी मिलती है, व्हेनेवर एनी
atoms of a particular element gain energy, then they absorb energy, that amount of heat energy, वो एनर्जी क्या करेंगे, एनर्जी को गेन करेंगे। जैसे हाइड्रोजन की मैं बात करता हूँ, हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं। अब ये हाइड्रोजन गैस को अगर हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, इसको हीट अप करते हैं हाइड्रोजन गैस को, तो हाइड्रोजन गैस में क्या है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। सबसे पहले क्या होंगे, ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ब्रेकअप होंगे, इस टाइप से इनका ब्रेकेज हो जाएगा। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये बॉन्ड फ्री हो जाएंगे, तो और क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन एटम्स फ्री हो जाएंगे, हाइड्रोजन के एटम्स फ्री हो जाएंगे। अब ये हाइड्रोजन के एटम्स है जिसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, हाइड्रोजन के एटम में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये हाइड्रोजन के एटम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, उस पर्टिकुलर हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने से इस हाइड्रोजन, इन हाइड्रोजन एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, जैसे जब सारे हाइड्रोजन एटम के अंदर सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो कुछ हाइड्रोजन एटम ऐसे हो सकते हैं कि जो कम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और कुछ हाइड्रोजन एटम ऐसे होंगे जो ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। अगर कोई भी एटम कम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा उसका इलेक्ट्रॉन, तो उसका अगर उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल सेकंड ऑर्बिट के बराबर हो गई, तो वो जंप करके किस में आ जाएगा, सेकंड ऑर्बिट में आ जाएगा। इसी टाइप से अगर कोई भी मान लो पर्टिकुलर एटम से उन्होंने ज्यादा एनर्जी ऑब्टेन कर ली और उनकी एनर्जी थर्ड ऑर्बिट के बराबर हो गई, तो उनका इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, थर्ड ऑर्बिट में आ जाएगा। इसी टाइप से कुछ मान लो एटम्स ने एनर्जी ऑब्टेन करी और उनके इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो फोर्थ ऑर्बिट के एनर्जी के बराबर हो गई, तो उनका इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में आ जाएगा, फोर्थ ऑर्बिट में आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये कब होगा, जब हम किसी भी पर्टिकुलर एटम्स को क्या करेंगे, हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। जैसे एक टेस्ट ट्यूब ले ली, और टेस्ट ट्यूब के अंदर ये इसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई, एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, ऐसा वैसे होता नहीं, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बताया है। एक ये टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। अब हाइड्रोजन गैस में H2 मॉलिक्यूल है, जैसे हम इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन के एटम्स फ्री हो जाएंगे, हाइड्रोजन के हर एटम्स के बाद में एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या करेंगे, ये हीट एनर्जी लेंगे और वो अपने हायर एनर्जी लेवल के अंदर क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, उसमें चले जाएंगे। तो इस टाइप से जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा ना, उसको हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। इसको लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम की कैटेगरी में इसको हम रखते हैं। तो आज हम वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही पढ़ेंगे।